Hello friends, now we are going to start growth and development. This is the new chapter of pediatrics. ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे है कि माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस के अंदर किस तरीके से इवेलुएट किया जाता है। तो अगर आप क्रोनिक की बात करते हो, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन की, तो ये हाइट फॉर एज के कैसे किया जाएगा। क्रोनिक हाइट फॉर एज में देखेंगे हाइट फॉर एज, ठीक है। और अगर एक्यूट की बात करूं मैं, तो एक्यूट में देखते हैं वेट फॉर हाइट। क्या देखेंगे एक्यूट में? वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, तो आपको देखना है हाइट इसके अंदर कांस्टेंट है। हाइट आप देख रहे हैं, दिस इज द हाइट। हाइट तो रहनी रहनी है ना, हाइट रहनी ही रहनी है। अब देखना ये है कि अगर वेट आ जाए तो वेट मतलब एक्यूट। देखिए वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है ना, फास्ट बढ़ता है वेट बच्चे का। एक्यूट वेट डबल कब हो जाता है? 5 मंथ में। 5 मंथ में बेबी का वेट डबल हो जाता है। लेकिन अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट कब बढ़ती है? हाइट लेट बढ़ती है। जैसे 4 से 4.5 साल पे जाके, 4 से 4.5 साल पे जाके बच्चे का जो हाइट है वो डबल होती है, ठीक है, डबल होती है, जबकि वेट जल्दी हो जाता है। तो जब हाइट फॉर वेट कहते हैं यानी कि वेट आ गया ना अंदर, तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन इवेल्युएशन के लिए। और अगर वेट नहीं आया तो अब बचती है हाइट फॉर एज। तो हाइट तो धीरे धीरे बढ़ती है, लगभग 4.5 साल लेती है डबल होने में, ठीक है। तो उसको कहेंगे क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इवेल्युएशन, हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज एक्यूट माल न्यूट्रिशन। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो 5 मंथ में वेट डबल होता है ना, और 4.5 साल में हाइट डबल होती है, ये केवल इसलिए बताया ताकि आप भूलो ना। आपको पता रहे कि अगर वेट की बात आ गई ना तो 5 महीने में ही डबल हो जाता है, मतलब एक्यूट, जल्दी, फास्ट। तो एक्यूट माल न्यूट्रिशन को हम वेट फॉर हाइट से चेक करेंगे। क्रोनिक के अंदर वेट नहीं आएगा तो हाइट फॉर एज, ठीक है। क्रोनिक के अंदर वेट नहीं आएगा तो हाइट फॉर एज, तो ये याद रखिएगा आप। बाकी हाइट तो दोनों में आती है, ठीक है। तो हाइट फॉर एज, और जिसके अंदर वेट आ गया वो एक्यूट। वेट फॉर एज हाइट एक्यूट, हाइट फॉर एज क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इवैल्यूएशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है swallowing reflex appear at। बच्चा जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है तो उसका swallowing रिफ्लेक्स, जब वो एमनियोटिक फ्लूइड को swallow करने लग जाता है, वो swallowing रिफ्लेक्स कब आता है? तो वो आता है 16 वीक पर। कब आएगा? 16 वीक पर swallowing रिफ्लेक्स। क्या आएगा? swallowing रिफ्लेक्स, याद रखिएगा। 16 वीक की बात कर रहे हैं हम, तो दिस इज अबाउट द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ओके। अनडिसेंडेड टेस्टिस इज अ फीचर ऑफ, मान लीजिए एक बच्चे का बर्थ होता है ना, उसकी टेस्टिस नहीं है, अनडिसेंडेड है, तो इट इज अ फीचर ऑफ प्री मैच्योरिटी, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस इज अ फीचर ऑफ प्री मैच्योरिटी। देखिए प्री नेटल अल्ट्रासाउंड शो करता है नो टेस्टिकुलर, ठीक है, डिसेंडिंग बिफोर 28 वीक। आपको पता है जो टेस्टिकुलर डिसेंडिंग है वो बिफोर 28 वीक नहीं होता, ठीक है, गेस्टेशन में। अदर देन ट्रांस एब्डोमिनल मूवमेंट टू द इंटरनल इंग्वाइनल रिंग। क्या होता है? भाई ट्रांस एब्डोमिनल मूवमेंट तो होता ही है, वो कहाँ तक पहुँचता है? इंटरनल इंग्वाइनल रिंग तक पहुँचेगा, लेकिन टेस्टिस में नहीं पहुँचा। टेस्टिस उसके अंदर नहीं गया, स्क्रोटम के अंदर नहीं गया, है ना। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस है। अगर मान लीजिए ट्रांस इंग्वाइनल माइग्रेशन थ्रू टू बी थॉट टू बी अंडर हार्मोनल कंट्रोल, एज वी नो ऑलरेडी अबाउट दिस, कि जो टेस्टिस का जो मूवमेंट रहता है, ठीक है, ट्रांस इंग्वाइनल माइग्रेशन जो रहेगा, अब इंग्वाइनल रीजन में है, तो ट्रांस इंग्वाइनल माइग्रेशन जो होगा वो किसके कंट्रोल में रहेगा? हॉर्मोन्स के कंट्रोल में रहेगा। और ये कब होता है? 28 वीक के बाद होता है, 40 वीक तक लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 28 से 40 वीक ऑफ गेस्टेशन इज यूजुअली रिजल्टिंग अ स्क्रोटल टेस्टिस बाय द एंड ऑफ फुल टर्म गेस्टेशन, यानी कि फुल टर्म तक डिसेंड हो चुका होता है टेस्टिस तक, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि फॉलोइंग रिफ्लेक्स आएगा बच्चे का, एमनियोटिक फ्लूइड जो वो पीता है वो 16 वीक पे आता है, और प्रीमैच्योरिटी इज द अनडिसेंडेड टेस्टिस इज द फीचर ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ठीक है। 28 वीक से पहले
डिसेंट नॉर्मली होता ही नहीं, टेस्टिस अनडिसेंड ही रहता है, ठीक है। ट्रांस एब्डोमिनल से लेके जो मूवमेंट होता है ट्रांस इंग्वाइनल एरिया में, ट्रांस इंग्वाइनल माइग्रेशन ये हार्मोन के कंट्रोल में रहेगा। 28 वीक से डिसेंडिंग शुरू हो जाती है और 40 वीक तक यानी कि टर्म तक पहुंचते पहुंचते टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ आर अपियर इन 3 ईयर ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड के 3 साल में कितने टीथ आ जाते हैं, ठीक है। तो हम टीथ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक से ही देखेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ऑल 20 टीथ इन द अपर जॉ, जिसमें 10 तो अपर जॉ में होते हैं और 10 लोअर जॉ में होते हैं। देखिए बच्चे के 20 दांत आ जाएंगे, कब तक, 3 साल तक, ठीक है। 3 साल तक उसके कितने टीथ आ जाएंगे, 20। अब इन 20 टीथ में लोअर अपर दो होते हैं ना, तो 10 तो हो गए अपर और 10 हो गए लोअर, इस तरीके से 20 टीथ आ जाएंगे दोनों जॉ के अंदर। हैव बिकम द टाइम ऑफ चाइल्ड, देखिए 2.5 साल से लेके 3 साल तक उसके 20 दांत हो जाते हैं, कितने से, 2.5 साल से 1.25 नहीं सॉरी 2.5 से लेके 3 ईयर तक उसके कंप्लीट 20 दांत हो जाते हैं, ठीक है। 10 ऊपर और 10 नीचे ऐसे हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि 3 साल की उम्र में 20 दांत हो जाते हैं और 2.5 साल से 3 साल तक 20 दांत 10 ऊपर 10 नीचे हो जाते हैं बच्चे के, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ प्राइमरी टीथ इन द माउथ फॉर्म एट द एज ऑफ 2.5 से 3 साल तक, क्योंकि ये प्राइमरी टीथ है। हम सब जानते हैं कि 20 जो टीथ होते हैं दीज आर द प्राइमरी टीथ, ये प्राइमरी टीथ होते हैं ना। 21st जो होगा वो 21st जो होगा वो कौन सा होगा, परमानेंट टूथ, फर्स्ट परमानेंट टूथ इज 21st। अब देखिए ये हो गए, और एज ऑफ 3 साल तक हो जाते हैं ऑफ द 6 to 7 ईयर ऑफ एज, 6 से 7 साल तक कंप्लीट हो जाएंगे दांत, ठीक है। कौन से, प्राइमरी दांत, प्राइमरी टीथ। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फर्स्ट परमानेंट टूथ कब आता है, 6th ईयर पे, 6वीं साल पे पहला परमानेंट टूथ निकलता है, ठीक है। देखिए बेसिक रूल ऑफ द थंब इज अप्रोक्सीमेटली 4 टीथ विल इरप्ट एवरी 6 मंथ ऑफ लाइफ। एक बेसिक रूल याद रखिए कि बच्चे के जो दांत गिरते हैं, दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं, तो वो लगभग एवरी 6 मंथ में 4 दांत गिरेंगे, एवरी 6 मंथ में 4 टीथ इरप्ट, ओके, एवरी, ये एक तरीके से दिस इज द बेसिक रूल ऑफ थंब, ओके, याद रखिएगा। देखिए शॉर्टली आफ्टर द एज ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद, द जॉ एंड फेशियल बोन्स ऑफ द चाइल्ड बिगिन टू ग्रो, ठीक है। 4 साल के बाद ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। टीथ हो, जॉ बढ़ना शुरू हो जाता है और बोन्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फेशियल बोन्स आफ्टर द एज ऑफ 4 ईयर, क्रिएटिंग द स्पेस बिटवीन द प्राइमरी टीथ, और इसकी वजह से प्राइमरी टीथ में स्पेस बनने लगता है, क्रिएटिंग द स्पेस बिटवीन प्राइमरी टीथ, बिकॉज जॉ बढ़ रहा है ना, जॉ बढ़ रहा है बट दांत तो 20 ही है प्राइमरी, तो 4 साल के बाद उनके बीच में गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, स्पेस बिटवीन द प्राइमरी टीथ, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 मिक्सर ऑफ बोथ टीथ, लगभग 6 साल से, देखिए मैंने आपको बताया कि 6वीं साल पे, ठीक है, पहला परमानेंट दांत निकलता है, तो 6 से लेके 12 साल तक परमानेंट प्लस प्राइमरी दोनों ही टूथ का मिक्सर हो जाता है माउथ के अंदर, ठीक है। दोनों ही टूथ का मिक्सर हो जाता है माउथ के अंदर, तो प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है फॉल्स रिगार्डिंग द टेस्टिकुलर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, तो फॉल्स रिगार्डिंग द टेस्टिकुलर डिसेंट, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, एक्चुअली टेस्टिस डेवलप कहाँ होती हैं, एब्डोमेन में डेवलप होती हैं, इट इज करेक्ट, और एब्डोमेन में डेवलप होंगी, और गुबरनेकुलम, क्या बोलते हैं इसे, गुबरनेकुलम, देखिए गुबरनेकुलम प्लेज अ डेसिसिव रोल, ठीक है, ये भी करेक्ट है, क्या है, गुबरनेकुलम, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है, इसके लिए डेसिसिव रोल प्ले करता है, ठीक है, काफी अहम रोल प्ले करता है इसमें टेस्टिस डेवलपमेंट में। स्क्रोटम एम्प्टी रहता है 7 महीने तक, डेफिनेटली 7 मंथ तक स्क्रोटम जो है एम्प्टी होगा,
क्यों होगा? मैंने आपको बताया था ना, 28 वीक यानी कि 7 मंथ, तो 28 वीक तक तो डिसेंड होता ही नहीं नॉर्मली, 28 वीक के बाद में शुरू होता है और टर्म्स तक स्क्रोटम में पहुंचता है, तो ये भी सही है। अब देखिए 7 मंथ पे एक इसमें दिया हुआ है उन्होंने कि 7वें महीने पे स्क्रोटम में पहुंच जाता है, तो ये गलत है, और फॉल्स ही तो पूछा था। जबकि 7वें महीने पे कहाँ रहता है? इनग्वाइनल कैनाल में रहता है, स्क्रोटम एम्प्टी रहेगा 7वें महीने पे, इनग्वाइनल कैनाल में रहेगा टेस्टिस। ठीक है, 7 महीने के बाद 8वें 9वें महीने पे जाके डिसेंड करना, 7वें महीने के बाद मतलब 28वें वीक के बाद डिसेंड करना शुरू होता है और लगभग टर्म तक डिसेंड कर जाता है। ठीक है, लगभग टर्म तक डिसेंड कर जाएगा। देखिए वैसे फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना, इट एंड्स टू द टेस्टिस माइग्रेशन फ्रॉम द लंबर एरिया टू द फ्यूचर स्क्रोटम। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फ्रॉम द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से, ठीक है, एंड द टेस्टिस माइग्रेट फ्रॉम द लंबर एरिया टू द फ्यूचर स्क्रोटम, लंबर एरिया से फ्यूचर स्क्रोटम की तरफ चलने लगता है। ठीक है, दिस ट्रांसफर इज सेकेंडरी टू कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। इस पर डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिसेंडिंग है इनग्वाइनल रीजन में वो हार्मोन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हार्मोन इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करेगी और कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो डिपेंड। ठीक है, ग्रोथ कितनी हो रही है वो भी जरूरी है। इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया, ग्यूबर नेकुलम, ग्यूबर नेकुलम टेस्टिस इज ऑल्सो अ प्लेस decisive role in this phenomena. Scrotum is empty at 7 month, definitely. The testis descend into the inguinal canal at the 7 month. ठीक है, 7वें महीने पे इंग्वाइनल कैनाल में पहुंचती है टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस की तरफ, उसके बाद स्क्रोटम की तरफ बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन प्रॉब्लम इन प्री स्कूल चिल्ड्रंस। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है? देखिए फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है टेम्पर टेंट्रम्स। क्या है? टेम्पर टेंट्रम्स, टेंट्रम्स, टेम्पर टेंट्रम्स जो होते हैं इसका मतलब है बच्चा गुस्सा करता है, नखरे करता है, ये सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, प्री स्कूल चिल्ड्रंस में ये कॉमन है। स्लीप प्रॉब्लम, बच्चा सोएगा नहीं, है ना, स्लीप प्रॉब्लम्स ये कॉमन होती हैं बच्चों में। इसके अलावा नॉन न्यूट्रिटिव थिंग्स को खाना, ऐसी चीजें जिन्हें आमतौर पर नहीं खाया जाता उनको वो खाने लग जाएगा, जैसे मिट्टी खाने लग जाएगा बच्चा। ठीक है, दीवार के अंदर जो वाइटनर लगा होता है उसे तोड़ तोड़ के उंगली से खाने लग जाएगा बच्चा। तो नॉन न्यूट्रिटिव थिंग्स जिसे हम बोलते हैं पीका। ठीक है, तो ये कॉमन थिंग्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्री स्कूल चिल्ड्रंस में मिलती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रॉन्सी, तो क्या ये मिलेगा? नहीं, ट्रॉन्सी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या मिलती हैं? टेम्पर टेंट्रम्स मिलेगा आपको, स्लीप प्रॉब्लम मिलेगी और पीका कैन बी ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी। ट्रेंसी जो होता है इज सीन इनटू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ट्रेंसी किस में दिखेगा? मैं ट्रेंसी लिख देता हूँ, ट्रॉन्सी यू ए होता है इसमें, है ना, ट्रॉन्सी ये आपको किस में मिलेगा? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, स्कूल गोइंग चाइल्ड, स्कूल गोइंग चाइल्ड के अंदर ट्रॉन्सी मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 3 चीजें, टेम्पर टेंट्रम, स्लीप प्रॉब्लम, पीका, ये तो आपको प्री स्कूल चिल्ड्रंस में मिलेगा। ट्रॉन्सी यू विल गेट किसके अंदर? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ट्रॉन्सी एंड रन अवे बिहेवियर आर नेवर डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द स्कूल रिफ्यूजल चिल्ड्रन। देखिए हाफ ऑफ स्कूल रिफ्यूजल इंसिडेंट्स result from the child to the adolescent's behavior problems, and other half of incidents are related to the mood and anxiety symptoms। ये सारी चीजें आपको स्कूल गोइंग के अंदर इजीली मिलती हैं। ऑफन ट्रॉन्सी इज रिप्रेजेंट द डिसऑर्गेनाइजेशन विद इन द होम एंड डेवलपिंग पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स इन बोथ। ठीक है, ये सारी चीजों को ट्रॉन्सी में डालते हैं। तो ये सब चीजें, एंजाइटी हो गई, है ना, मूड डिसेबिलिटी, थोड़ा सा मूड चेंज रहेगा, है ना, और डेवलप होंगी कुछ चीजें जैसे डिसऑर्गेनाइजेशन विद इन द डेवलपिंग पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, और दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये ट्रॉन्सी कहलाता है और ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में नॉर्मली मिलेगा। तो आप याद रखिएगा प्री स्कूल के अंदर आपको 3 चीजें, टेम्पर टेंट्रम, स्लीप प्रॉब्लम, पीका, लेकिन स्कूल गोइंग के अंदर मिलेगी ट्रॉन्सी, ट्रॉन्सी जैसे भी आप प्रोनाउंस करो।
अब देखिए यहाँ पे है कि मेल के अंदर अगर प्यूबर्टी आता है तो आप टेस्टिस एनलार्जमेंट से पहचान लेते हो कि प्यूबर्टी साइन, फर्स्ट प्यूबर्टी साइन क्या होगा, टेस्टिस एनलार्जमेंट। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो क्या होगा, डेफिनेटली थिलार्की, थिलार्की है ना, थिलार्की तो दिखेगा। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, nocturnal enuresis is occurrence of involuntary voiding at the night of children more than, ठीक है, मतलब एक तरीके से बच्चा बिस्तर गीला करना कब बंद कर देता है, आफ्टर द 5 ईयर, 5 साल से बंद कर देगा वो रात को। नॉक्टर्नल एनुरेसिस की बात कर रहे हैं अपन, रात की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा 5 साल तक बेड वेटिंग करना छोड़ देता है। एन इन्फेंट इज कंसिडर्ड एज ए अनीमिक एट द हीमोग्लोबिन। देखो इन्फेंट को हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि अनीमिक कब बताएंगे, लेस देन 12 मिलीग्राम परसेंट। अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 12 मिलीग्राम परसेंट है तो लेस देन 12 मिलीग्राम परसेंट क्या, हीमोग्लोबिन, तो हम क्या कहेंगे इसे दिस इज द अनीमिक, ठीक है। इन्फेंट कंसिडर अनीमिक एट द हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 12 मिलीग्राम परसेंट, ओके। अब देखिए 3 साल का बच्चा है who has a diurnal enuresis, ठीक है, enuresis, diurnal enuresis and soiling of clothes, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए, डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, क्योंकि बच्चा 3 साल का है, ठीक है, बच्चा कितने साल का है, 3 साल का है, तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इज बेस्ट। इन द चिल्ड्रन देखिए ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, विद द ओवर एक्टिव ब्लैडर तो अर्ज होती है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड डिसफंक्शनल वॉइडिंग, है ना, डिसफंक्शनिंग वॉइडिंग हो जाएगी। अब इसके बाद करते हैं वॉइडिंग एट द प्री डिटरमिन्ड टाइम एड टू द रिटेनिंग द चाइल्ड टू एक्सरसाइज। कैसे, हम कोशिश करेंगे कि अपने ब्लैडर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, वॉलेंट्री ब्लैडर, ठीक है, बनाओ उसको, तो दिस इज लाइक अ एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज वगैरह हमने उसको बताया ये क्या है, behavioral modification, that's why I can say behavioral modification has a remained the mainstay of treatment of the daytime wetting, क्योंकि आप दिन में ही तो कह सकते हो उसको कि भाई ऐसे ऐसे तेरे को जब टॉयलेट लगे बहुत ज्यादा तो तू उसको रोकना, बच्चे को ये दिन में ही तो कहोगे, तो डे टाइम ही कैन एक्सरसाइज, पर रात में क्या होगा, रात को वो बेड वेटिंग कर देगा, ठीक है। तो दीज मेजर फोकस ऑन द रीलर्निंग, या तो उसको रीलर्निंग कराओ, फोकस ऑन द रीलर्निंग एंड ट्रेनिंग दो उसको, ठीक है, फॉर द नॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लैडर और यूरेथ्रा। देखिए ब्लैडर इरिटेंट सच एज अ कैफिन, कुछ चीजों से ब्लैडर इरिटेंट भी तो होता है, जिससे ब्लैडर ज्यादा इरिटेंट हो जाएगा, तो वो क्या है, कैफिन, तो भैया कॉफी मत दो आप उसको, है ना, तो कैफिन शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द डाइट। अब देखिए द चाइल्ड वाइड्स ऑन द वॉकिंग subsequently at least every 2 hours during the walking hours अर्जेंसी improves automatically, वॉकिंग आवर्स में अर्जेंसी क्या होती है, improves हो जाती है, in the interval between voids to extent in children with the frequency of voiding in whom an elevated PVR volume, ठीक है, PVR वॉल्यूम क्या होगा, एलिवेट हो जाएगा, एंड एनकाउंटर डबल वाइडिंग विल बी बोथ इंक्रीज द फंक्शनलिटी ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और ब्लैडर की फंक्शनलिटी भी बढ़ जाएगी, एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और इससे क्या होगा, वो टाइम टू टाइम अगर टॉयलेट सही टाइम पे जा रहा है डेफिनेटली जो इन्फेक्शन का रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जब यूरिन रुकने लग जाता है तो बहुत ज्यादा टाइम तक रुकने लग जाएगा तो इन्फेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इन इंडिया इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय, भाई इंडिया के अंदर जो रिकेट्स होता है मोस्ट कॉमनली माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, याद रखिएगा, रिकेट्स इन इंडिया मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की वजह से रिकेट्स होता है इंडिया में, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। विच एज, बोल सकते हैं एज एट विच चाइल्ड कैन टेल द जेंडर, 3 साल की उम्र में बच्चा जेंडर बता सकता है, 3 ईयर, ठीक है, 3 साल की उम्र में बच्चा जेंडर बता सकता है। कंसर्निंग अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, देखिए जब भी मतलब अटेंशन डेफिशिएट हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसमें, इम्पल्सिव बिहेवियर,
इज अ फीचर ऑफ हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, साथ में हायर इंसिडेंस इन टिक डिसऑर्डर, मे रिस्पॉन्स टू ट्रीट विद साइमल्टेंट सच एज एम्फीटामिन, एम्फीटामिन के लिए वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, मे रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट विद साइमल्टेनियसली सच एज एम्फीटामिन। ओके, so these all are the feature of attention deficit hyperactivity disorder। ठीक है, थोड़ा सा आप और चाहें तो इस पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है ना, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल टाइप डिसऑर्डर है। ठीक है, विच देयर आर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ऑफ द अटेंशन हाइपर एक्टिविटी और एक्टिंग इम्पल्सिव दैट आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एज। ठीक है, एज के अनुसार जो सिम्टम नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं। सिम्टम मस्ट बी बिगिन बाय एज 6 to 12 year and persistence for more than 6 months for a diagnosis of या diagnosis to be made in school aged individual in attention symptoms often result in poor school performance। आपको क्या मिलेगा? पुअर स्कूल परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके अलावा आप क्या देखोगे? इनअटेंशन देखोगे, हाइपर एक्टिविटी देखोगे। ठीक है, और डिसरप्टिव बिहेवियर, कई चीजें हैं जो आप देखोगे। ठीक है, तो ये अटेंशन डिसऑर्डर का केस है। के बाद नेक्स्ट है एक्सरे ऑफ चॉइस फॉर द एज डिटेक्शन एट द 6 मंथ। 6 महीने पे आपको एज डिटेक्शन करना है, तो एक्सरे ऑफ चॉइस किस चीज का एक्सरे करोगे आप? तो देखिए 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ पे आप करोगे शोल्डर। अब यहाँ पे 6 मंथ पूछा है इसलिए, बाकी हम यहाँ लिखेंगे 3 to 9 मंथ पे शोल्डर। अब 6 मंथ तो उसके बीच में है ना, 3 to 9 मंथ पे शोल्डर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 to 9 मंथ पे शोल्डर। शोल्डर एक्सरे करोगे आप अगर आपको एज पता करना है तो। ठीक है, और न्यू बॉर्न में नी, नी आप किस में करोगे? न्यू बॉर्न में, नी न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न नी। ओके, और हैंड एंड रिस्ट, हैंड एंड रिस्ट, ये 1 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे में हैंड एंड रिस्ट का एक्सरे करेंगे। ठीक है, एज पता करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा कि 3 से 9 महीने के बीच में टाइम आता है शोल्डर, न्यू बॉर्न में नी, 1 से 13 साल तक के बीच में पूछता है तो हेड एंड रिस्ट, हैंड एंड रिस्ट, हेड नहीं हैंड, हैंड एंड रिस्ट। ओके, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सुपर न्यूमररी टीथ, बताइए कहाँ आता है? सुपर न्यूमररी टीथ जो आता है उसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है? बिटवीन द इंसाइजर्स, बिटवीन, बिटवीन इंसाइजर्स, इंसाइजर्स। ठीक है, बिटवीन इंसाइजर्स, इंसाइजर्स के बीच में क्या होगा? जो सुपर न्यूमररी टीथ आता है वो बिटवीन द इंसाइजर्स। बर्थ वेट डबल बाय, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 महीने पे बर्थ वेट डबल हो जाता है। ठीक है, बर्थ लेंथ डबल बाय 4 ईयर पे, 4 ईयर, 4 से 4.5 साल आप लिख सकते हो, बट बर्थ वेट डबल बाय 4 ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स। अच्छा, बर्थ लेंथ होती कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ कि 50 सेंटीमीटर है तो हाफ ऑफ द बर्थ, हाफ ऑफ द बर्थ लेंथ बच्चा कितने टाइम में अचीव कर लेता है? हाफ ऑफ द बर्थ लेंथ, यानी कि 50 सेंटीमीटर बर्थ लेंथ है तो 25 सेंटीमीटर और कब तक बढ़ जाएगी? 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 साल के अंदर, 1.5 ईयर, 1.5 साल के अंदर। ठीक है, उसकी लेंथ हाइट हाफ हो जाती है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, देखिए सॉरी 9 मंथ पे हो जाती है, तो 1.5 ईयर नहीं है, 9 मंथ। ठीक है, कितने पे हो जाएगी? 9 मंथ पे, 9 मंथ, 9 मंथ पे कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ द बर्थ, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का बर्थ होता है। ठीक है, 3 महीने पे 60 सेंटीमीटर हो जाता है, 9 महीने पे 75 सेंटीमीटर हो जाता है, तो 25 सेंटीमीटर बढ़ गया ना। ठीक है, और 2 साल पे, 2 ईयर में, 2 ईयर, अब ये मंथ नहीं है, ये मंथ थे, 2 ईयर पे कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और लगभग 4 से 4.5 साल पे 4.5 मोस्टली आता है, इसमें हो जाता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द अबाउट द लेंथ ऑफ बेबी। इंडियन चिल्ड्रन गेन करता है 5 सेंटीमीटर हाइट एवरी ईयर अंटिल 10 ईयर। ठीक है, अगर मैं इंडियन बेबी की बात कर रहा हूँ,
5 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन कब तक? 10 साल तक, 10 ईयर तक 5 सेंटीमीटर पर ईयर लेंथ गेन करेगा बच्चा। इंडियन बेबी एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज इतनी लेंथ गेन करता है। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल, ठीक है, एट व्हाट इज द फर्स्ट परमानेंट टूथ अपीयर। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 ईयर पे फर्स्ट परमानेंट टूथ आता है, ठीक है। वोकेबलरी 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड में कितनी होती है? 2 साल पे वोकेबलरी हो जाती है 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स की वोकेबलरी 2 साल में बच्चे को दिखेगी, ठीक है। चाइल्ड अ चाइल्ड कैन ड्रॉ ट्राइंगल एट व्हाट इज। 5 साल में 5 ईयर का बच्चा ट्राइंगल ड्रॉ करता है। क्या करता है? ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता है 5 साल का बच्चा, ठीक है। 18 महीने का बेबी कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया 18 महीने का जो बेबी होता है वो वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, क्या करता है? वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। 18 मंथ का बेबी वॉक कैन वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस वॉक नहीं कर सकता 18 महीने पे, शॉर्ट डिस्टेंस वॉक कर सकता है, ठीक है। बाकी 18 महीने पे मैं आपको बताता हूँ कि 18 महीने का जो बेबी होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस वॉक कर सकता है। 2 साल का बच्चा 6 शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है। अगर 2 साल का बच्चा है तो शॉर्ट सेंटेंस कह सकता है, और इसीलिए हम कहते हैं 100 वर्ड की वोकेबलरी हो जाती है 2 साल पे, तो शॉर्ट सेंटेंस भी कह सकता है। 6 साल का बच्चा अल्फाबेट राइट करने लग जाता है। 6 साल का बच्चा क्या करेगा? राइट अल्फाबेट, ठीक है। 6 साल का बच्चा अल्फाबेट राइट करने लग जाएगा। 6 ईयर बेबी राइट अल्फाबेट, ठीक है। तो ये आप याद रख दीजिए। हाइड एंड सीक गेम कब खेल लेगा? हाइड एंड सीक बच्चा डू नॉट कंफ्यूज विद पीक अ बू, मीन हाइड एंड सीक कब खेल लेता है? तो लगभग मोर देन 3 ईयर, ठीक है। 3 साल के बाद बच्चा हाइड एंड सीक खेलने लगता है। 3 साल के बाद क्या खेलने लगता है? हाइड एंड सीक खेलने लगता है, ओके। 3 साल का बेबी हाइड एंड सीक खेलने लग जाता है। वोकेबलरी 100 वर्ड्स की हो जाती है। 5 साल पे बच्चा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता है। 18 महीने की एज में बच्चा शॉर्ट डिस्टेंस वॉक कर लेगा, जबकि 2 साल की उम्र में शॉर्ट सेंटेंस बोल लेगा, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्माइल की। तो सोशल स्माइल मैंने आपको बताया था 1 से 2 महीने तक सोशल स्माइल आ जाती है। अगर सोशल स्माइल 1 से 2 महीने तक नहीं आती है, हम कहते हैं अगर 3 महीने पे भी नहीं आ रही, 3 मंथ पे नहीं आई है, तो हम इसको रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड फ्लैग साइन। So please red flag sign can be asked by the examiner. So please don't forget about it. Red flag sign किसे कहेंगे हम? Absence of social smile at 3 month. Which of the following is called the red flag sign in the children development if not attend? तो भैया 3 महीने तक अगर सोशल स्माइल नहीं आती है तो उसे रेड फ्लैग साइन कहते हैं। टू डायग्नोज द अनीमिया, 6 महीने की उम्र में मान लो बच्चा की 6 महीने से लेके 6 साल की उम्र है ना, तो हम अनीमिया कैसे देखेंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ, हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो डेफिनेटली बच्चे को अनीमिया है। और ये 6 महीने से 6 साल तक की बात कर रहा हूँ, 6 मंथ टू 6 ईयर, ठीक है। लेस देन 12 ग्राम पर डी एल, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चा अनीमिक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट एज अ चाइल्ड कैन टेल हिज जेंडर। तो डेफिनेटली 3 साल, 3 साल पे बच्चा जेंडर बता देता है, ठीक है। और 2.5 से 3 साल भी कह सकते हैं, 2 to 3 ईयर, 2.5 से 3 साल पे बच्चा अपना जेंडर बताने लग जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज। तो टेस्टिस का साइज बढ़ने लगता है, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ साइज और टेस्टिस साइज, टेस्टिकुलर साइज, दिस इज द फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी साइन। और फीमेल के अंदर थिलार्की, फीमेल के अंदर थिलार्की, ठीक है। एट व्हाट एज इन द ईयर डज अ चाइल्ड अटेन अ हाइट ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की हाइट बच्चा कब? 4 साल में 100 सेंटीमीटर, 4 से 4.5 साल में 100 सेंटीमीटर की हाइट बच्चा गेन कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द माइलस्टोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
दिस इज समथिंग अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 3 महीने पे 60 सेंटीमीटर, देखिए बर्थ पर बच्चा 50 सेंटीमीटर का होता है, 3 महीने पे 60 सेंटीमीटर का हो जाता है, 9 महीने पे 75 सेंटीमीटर का, 2 साल पे 90 सेंटीमीटर का और 4.5 साल पे 100 सेंटीमीटर का। तो काउंटिंग याद रखिएगा, 50, 60, 75 और 90, 100, 50, 60, 75, 90, 100। ठीक है, बर्थ 3 महीने, 9 महीने, 2 साल और 4.5 साल। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।